हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका, आप उसको पढ़ लीजिए। और क्या होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्लास 11th में भी जब जाएंगे तो भी आपको इसके आगे की कहानी, मतलब अगर आप इसको नहीं पढ़े रहोगे तो फिर आपको वहां जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इस पॉइंट से। हाउ डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, उनमें कॉमन क्या होता है। कैसे हम कहते हैं कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है, आखिर कॉमन उन सब चीजों में क्या है। तो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं। ऑल एसिड प्रोड्यूस H प्लस एक्वस आयंस इन वाटर एंड ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस एक्वस आयंस इन वाटर। अब इसको अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं तुमको एक बढ़िया अच्छे से समझाऊंगा कि मतलब जो एसिड होता है वो हमारा वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और जो बेस होता है वो हमारा वाटर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। जितने भी दुनिया में बेस हैं वो वाटर में हमारे OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे, और जितने भी एसिड्स हैं दुनिया में वो वाटर में H प्लस एक्वस आयन प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक्वस क्यों लिखा है? एक्वस तुम्हें पता है कि कहीं भी अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर आ गया, मतलब उसमें सॉल्वेंट वाटर हो गया, मतलब उस चीज को हमने वाटर से मिला दिया, तो वहां हम उसका जो फिजिकल स्टेट होता है हम एक्वस लिखते हैं। तो जैसे हमने एसिड को वाटर में मिलाया तो क्या होगा, उसमें H प्लस आयन निकलेगा, और उस H प्लस आयन को हम कैसे लिखेंगे? H प्लस एक्वस करके। वैसे ही OH माइनस एक्वस करके लिखेंगे। यहाँ AQ का मतलब जानते हो क्या है? AQ का यहाँ मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। और एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? जिस सॉल्यूशन में हमारा वाटर भी एक कंपोनेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी तुम्हें हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक एक्टिविटी दूंगा। उस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है। अच्छा, पहली बात एक चीज हम कर लेते हैं। ये आयंस क्या होते हैं? आयंस आयंस क्या होते हैं? जो चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं? आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस भी पढ़ा है, प्रीवियस भी हमने पढ़ा है। जो हमारा जैसे कोई क्या होता है, एसिड है, HCl मान लो। HCl ये किससे बना है? ये दो चीजों से बना है। पहली बात तो H प्लस से बना है, और किससे बना है? Cl माइनस से। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? HCl। ये जो चार्ज पार्टिकल देख रहे हो, इसके ऊपर चार्ज है +1 का। ये जो Cl है उसके ऊपर चार्ज है -1 का। ये जो चार्ज पार्टिकल है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। और ये जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? कैटायन। और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? एनायन। समझ में आया? तो मतलब आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक होता है एनायन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। अब बात ये आती है कि सर ये जो HCl है ये अपने आप से तो H प्लस और Cl में टूट नहीं जाएगा कि भगवान आए जादू कर दिए, आके ऋतिक रोशन आए जादू कर दिए और तुरंत हो गया। जादू पिक्चर देखे हो ना? कोई मिल गया जो होता है उसमें आके जादू हो जाता है। तो वैसे ही ऐसे तो कोई आएगा नहीं कि HCl पड़ा है और जादू हो गया और वो H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो फिर होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे तुमने कोई एसिड लिया, मान लो HCl लिया है। अब क्या होगा जब इसको तुम वाटर में मिलाओगे? वाटर तुमने ले लिया, वाटर वाटर ले लिया, ये पानी तुमने भर लिया ऐसे। अब इस एसिड को जब इस वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा? वाटर क्या करता है? वाटर तुम्हारा ब्रेकअप करा देता है, रिश्तों में दरार डाल देता है। अब तुम सोचो HCl ऐसे कुछ होगा, मतलब वो बॉन्ड फॉर्म किया होगा, H और Cl के बीच में बॉन्ड फॉर्म है। लेकिन जैसे ये दोनों जैसे ये HCl वाटर के अंदर गया, तो इस पानी, ये जो वाटर है, पानी जो है तुम्हारा, वो इनके बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, रिश्तों में दरार ला देगा इनके। तो जब रिश्तों में दरार आ जाएगा तो ये H कहेगा भैया हम तुमसे रिश्ता तोड़ेंगे और हम बन जाएंगे H प्लस। और जो Cl होगा वो कहेगा हम भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, हम भी तुम्हारा रिश्ता तोड़ देंगे और बन जाएगा Cl माइनस।
समझ में आया? मतलब जब हमने एसिड को पानी के अंदर मिलाया तो इन दोनों के बीच में रिश्तों में दरार आ गई, ये दोनों आपस में टूट गए, छोड़ दिए एक दूसरे का साथ और क्या हो गए? आयनाइज हो गए। क्या हो गए? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। मतलब क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? आयनाइज हो गए। क्या हो गए? आयनाइज हो गए। आयनाइज का होना मतलब ये आयंस में टूट गए, एक H प्लस आयन में टूट गया और एक Cl माइनस आयन में टूट गया। मतलब एक कैटायन में टूट गया और एक एनायन में टूट गया। समझ में आया? मतलब ये जो पानी है उसने इन दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर दिया और बर्बाद करके उन्हें आयंस में बदल दिया। समझ में आया? फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एक्टिविटी देखते हैं। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या कहा है कि पहले हमने एक सॉल्यूशन लिया, ये हमें ये सॉल्यूशन लेना है, ग्लूकोज लेना है, एक बार अल्कोहल लेना है, HCl लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ये सारे सॉल्यूशन लेना है, ठीक है? और एक एक करके लेना है। मतलब समझ लो ऐसे ही हमने पांच एपरेटस ले लिए। एक में हमने ग्लूकोज डाल दिया, एक में अल्कोहल, एक में HCl, एक में H2SO4 डाल दिया। पांच नहीं, चार है, यहाँ चार, मतलब चार हमने एपरेटस ऐसे मतलब चार ले लिए, चार मग ले लिए, चार मतलब ऐसे ही हमने चार एपरेटस बना लिए और उसमें एक में ग्लूकोज डाला, एक में अल्कोहल डाला, एक में HCl डाला, एक में H2SO4 डाला। अब देखो क्या होगा। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब ये जो हमारा ग्लूकोज है, समझ लो ये ग्लूकोज अभी डाला गया है इसमें। फिर ये दो नेल है, नेल मतलब जो कीली होती है आपके घर में, समझ में आया? कीली, और इस कीली के ऊपर ये तार बांधा गया है, ये तार ऐसे ऐसे जा रहा है और ये इसको क्या कहते हैं? ये बैटरी, ये बैटरी का सिंबल होता है। और ये कहाँ है? ये बल्ब है। फिर ये क्या है? ये स्विच है। फिर यही तार आके इस नेल में बांधा गया है। समझ में आया? मतलब कुछ कनेक्शन इस टाइप का है। देखो ये तुम्हारा नेल है, ये तुम्हारा क्या है? नेल है। और उसके बाद यहां से ये तार निकली हुई है, ये तुम्हारी बैटरी लगी है। बैटरी लगने के बाद ये तुम्हारा क्या है? बल्ब लगा हुआ है। और फिर ये तुम्हारा जान लो स्विच है, ये स्विच है। और फिर ये इसमें लगा हुआ है। और ये क्या है? ये तुम्हारा एक बीकर है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? एक बीकर है। और बीकर के अंदर क्या भरा है? तुम्हारा कोई बीकर के अंदर सॉल्यूशन भरा है, ऐसे बीकर के अंदर सॉल्यूशन भरा है। और वो सॉल्यूशन क्या क्या होगा? ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, H2SO4 होगा। अब देखो ये पूरी तरह डूबा नहीं है, समझ लो आधा, ये जो नेल है ये आधा इसमें डूबा हुआ है। अब देखो बल्ब कब जलेगा? बल्ब तब जलेगा जब ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें से भी करंट पास हो जाए। जब करंट इस सॉल्यूशन से करंट पास होगा तभी तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, ये दोनों मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? तभी बल्ब जलेगा। तो हमने क्या किया? पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसमें बनाया। अब जब हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसमें डाला तो फिर देखा, जब हमने क्या होता है स्विच को ऑन किया तो देखा लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही है। फिर हमने अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया और इसमें भर दिया। फिर हमने स्विच को ऑन किया तो देखा तब भी लाइट नहीं जल रही है। लेकिन फिर हमने HCl का सॉल्यूशन लिया और इसमें डाला, तुरंत लाइट हमारी जल गई। वैसे ही हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें डाला और स्विच को ऑन किया तो लाइट जल गई। तो इससे हमें पता क्या चला? कैसे हमें पता चला कि इसमें इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या फायदा हुआ? देखो जैसे तुम्हें पता है जो वायर होता है, जो आपके घर में तार है, जैसे ये जो तार है इसमें जो करंट को ले जाता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब करंट कैरियर, वायर के अंदर करंट कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? जो तुम्हारे घर में वायर लगा है उसमें से करंट को ले कौन जाता है? करंट को फ्लो कौन कराता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है। लेकिन ये क्या है? ये तो सॉल्यूशन है। समझ में आया? ये कोई सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में करंट कौन फ्लो कराता है? सॉल्यूशन में करंट कौन फ्लो कराता है? सॉल्यूशन में करंट को आयंस फ्लो कराते हैं। कौन से? आयंस फ्लो कराते हैं। समझ में आया? जो तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं उसमें करंट को कौन फ्लो कराता है? आयंस। अब देखो जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है, समझ में आया? जो तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? C6H12O6, ये तुम्हारा ग्लूकोज होता है। जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, हाँ, तो ये जो ग्लूकोज होगा ये तुम्हारा आयनाइज नहीं होगा। क्या होगा? आयनाइज नहीं होगा। नो आयनाइजेशन, नो आयनाइजेशन। और जब ग्लूकोज आयनाइज नहीं होगा तो ये तुम्हारा आयन देगा नहीं, और जब तुम्हारा आयन ये देगा नहीं तो करंट तुम्हारा फ्लो होगा नहीं, और जब तुम्हारा करंट नहीं फ्लो होगा तो लाइट नहीं जलेगी। और उसी जगह जो HCl है, HCl का सॉल्यूशन, अब HCl का सॉल्यूशन मतलब इसमें हमने वाटर को भी मिलाया है, समझ में आया? इसमें हमने वाटर को भी मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन है। तो जो HCl है उसको हमें पता है भैया, एक्वस सॉल्यूशन में जब इसके साथ पानी आ जाता है तो ये तुरंत टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, और किस में बन जाता है? H प्लस और Cl माइनस में। तो अब यहां इस सॉल्यूशन में आयंस क्रिएट हो जाएंगे। जब आयंस क्रिएट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी तो जो तुम्हारा बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, तुम्हारा जो बल्ब है वो जल जाएगा। समझ में आया? वैसे ही जो तुम्हारा H2SO4 है, जो तुम्हारा H2SO4 है, जो तुम्हारा क्या होता है? H2SO4 है, ये जब तुम्हारा वाटर के प्रेजेंस में आएगा, मतलब इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा, तो ये आयनाइज हो जाएगा। और आयनाइज किस में बनेगा? H प्लस, और किसमें? प्लस SO4 2 माइनस में। समझ में आया? मतलब ये H प्लस आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। और जब हमें पता है जब आयन आ गए, जब आयन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? पहली बात तो हमें यह पता चली कि क्या होता है, जो सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं उसके कैरियर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो वो आयंस हमारे HCl के केस में और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बन जाते हैं। ऐसे ये क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें पता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज हो जाता है। क्या होता है? आयनाइज हो जाता है। लेकिन वहीं ग्लूकोज और जो अल्कोहल है वो आयनाइज नहीं होते हैं, वो कोई भी आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। और जब आयंस नहीं फॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और उससे तीसरा कंक्लूजन क्या निकलता है? तीसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन हो वो तुम्हारा H प्लस आयन दे। जैसे ये जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, इसके पास हाइड्रोजन है, बट ये तुम्हारा H प्लस आयन नहीं दे रहा है, ये तुम्हारा H प्लस आयन नहीं दे रहा है। लेकिन उसी जगह HCl है, ये तुम्हारा H प्लस आयन दे रहा है। मतलब ये कहना गलत है कि जिसके पास हाइड्रोजन है वो हमारा H प्लस आयन देगा, ये पूरी बात सरासर गलत है। समझ में आया? तो इस एक्टिविटी से हमें यही सब ऑब्जर्वेशन पता चले। तो उसके बाद What happens to an acid or base in water solution? पूछ रहे हैं एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में होता क्या है। वही मैंने तुम्हें बताया ना, अभी शुरू में ही बताया कि जब कोई एसिड को हम वाटर में मिलाते हैं तो एसिड आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब अपने आयंस में टूट जाता है, और उसी का आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भैया क्या लेते हैं, एक चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मान लो वाटर ना हो तो क्या होगा। मतलब केवल एसिड है, वाटर हमने नहीं लिया है, तो क्या होगा, इसको अभी हम बात करते हैं। देखो, जैसे हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl ले लिया। क्या ले लिया? NaCl। एक बीकर के अंदर NaCl रख लिया, और उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके H2SO4 गिरा रहे हैं। क्या गिरा रहे हैं? H2SO4। तो अब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन बन जाएगी Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगी? HCl। HCl ये क्या बनेगी? गैस के फॉर्म में। समझ में आया? देखो, ये जब मतलब हमने NaCl लिया और उसमें H2SO4 मिला दिया तो हमारा ये क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। इसको क्या कहेंगे? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनेगा, और साथ में हमारा क्या बनेगा? HCl गैस बनेगी। ध्यान देना, ये गैस है, इसमें वाटर का कोई प्रेजेंस नहीं है, इसमें वाटर नहीं है। समझ में आया?
और जो हम पहले बात कर रहे थे वो हमारा HCl एक्वस सॉल्यूशन की बात थी, और एक्वस सॉल्यूशन में वो आयंस दे देता था, लेकिन यहाँ HCl केवल गैस है, यहाँ वाटर नहीं है। समझ में आया? अब ये गैस यहां से निकलेगी ऐसे ऐसे, ये गैस ऐसे निकलेगी। अब जब ये गैस निकलेगी तो ये जो देखो हमने पाइप लगाया है इसमें, अब ये पाइप के थ्रू ऐसे ऐसे जाते जाते इधर से निकलेगी, और पाइप के मुंह पे हमने लिटमस पेपर लिया है। क्या लिया है? लिटमस पेपर। समझ में आया? ये जो HCl कौन सा है? ये है हमारा ड्राई HCl, मतलब इसमें वाटर नहीं है, ड्राई HCl। अब हमने ड्राई HCl का किसके साथ रिएक्शन किया? ब्लू लिटमस के साथ, क्योंकि हमें पता है जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ऐसे इसके मुंह पे ब्लू लिटमस रखा। ये कोई रिएक्शन नहीं है, बस एक दिखाने का तरीका है। क्या रखा? ब्लू लिटमस। ये जो गैस निकल रही है HCl वाली गैस, इसके मुंह पे हमने ब्लू लिटमस रखा। ब्लू लिटमस रखा। अब मैं पूछता हूं क्या होगा? तुम कहोगे सर ये क्या है? एसिड है, तो ये क्या करेगा? ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। लेकिन ये गलत है, कुछ नहीं होगा, ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने ब्लू लिटमस लिया है ये भी ड्राई है। ड्राई मतलब वैसे एकदम उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, लिटमस। और हमें पता है कि HCl अपना आयनाइज तभी होगा जब उसको पानी मिलेगा, मतलब उसको वाटर मिलेगा। और जब ये ड्राई HCl है और ये जो ब्लू लिटमस है वो भी ड्राई है, इसको कहीं से पानी मिलेगा ही नहीं। और जब पानी मिलेगा ही नहीं तो जो हमारा HCl है वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। समझ में आया? और जब अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो वो H प्लस नहीं दे पाएगा, और जब H प्लस नहीं दे पाएगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर पाएगा। इसीलिए ये ब्लू लिटमस ब्लू ही रह गया। समझ में आया? और तुम्हें पता है एसिडिक बिहेवियर किसके कारण होता है? एसिडिक बिहेवियर किसी भी सब्सटेंस का किसके कारण होता है? H प्लस आयन के कारण होता है। H प्लस एक्वस आयन। समझ में आया? H प्लस एक्वस आयन। एक्वस आयन मतलब जब ये पानी के साथ इंटरेक्ट होगा जो एसिड है, तभी वो H प्लस आयन देगा, और यहां कहीं भी पानी है ये नहीं है। जब पानी है ये नहीं है तो फिर कहां से क्या होता है? वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर देगा। और उसी जगह दूसरे केस में हमने क्या किया? ड्राई HCl लिया। ड्राई HCl लिया और उसको हमने क्या किया? वेट वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ ट्रीट किया। वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ ट्रीट किया। वेट मतलब वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो भीगा हुआ है, और तुम्हें पता है वाटर तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, तो वो तो ब्लू को चेंज करेगा नहीं। बस केवल हमने उसको भिगा दिया है। वो जो हमारा लिटमस पेपर है हमने उसको क्या होता है, वाटर के अंदर डिप कर दिया है। अब क्या होगा? अब जब ये ड्राई HCl जाएगा लिटमस के पास, तो तुरंत उसको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। क्यों पानी मिल जाएगा? क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो हमारा वेट है। वेट है इसका मतलब उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर है। प्रेजेंस ऑफ वाटर है। और जब उसके अंदर पानी होगा तो वो कहेगा भैया अब तो हम तुम पानी तुम हमको मिल गए हो, अब हम रिश्ता कर रहे हैं, तोड़ देंगे। अब रिश्ता तोड़ देंगे और बन जाएंगे किसमें? H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। और जब H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा तो हमें पता है एसिडिक बिहेवियर किसके कारण शो होता है? H प्लस के कारण। और जैसे ही H प्लस आएगा तुरंत ये ब्लू लिटमस हमारा किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो एसिडिक बिहेवियर शो होता है वो H प्लस आयन के कारण शो होता है, और वो भी कौन सा आयन? एक्वस आयन। मतलब वहां वाटर रहना जरूरी है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। समझ में आया? इसीलिए फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट केस था उसके अंदर लिटमस के अंदर कोई चेंज नहीं आया था, ये वो ब्लू था, ब्लू ही रह गया। लेकिन सेकेंड वाले केस में हमने लिटमस को वेट कर दिया, उसके अंदर वाटर ला दिया, और जब वाटर ला दिया तो वो HCl जब वाटर के साथ आया तो वो तुरंत आयनाइज हो गया, और जब आयनाइज हो गया तो H प्लस निकला, और उस H प्लस के कारण एसिडिक बिहेवियर शो हुआ, और उसी एसिडिक बिहेवियर के कारण जो ब्लू लिटमस था वो रेड में चेंज हो गया।
समझ में आया? अब ये देखो एक पॉइंट है, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वही मैंने तुम्हें बताया कि HCl में से H प्लस नहीं निकल पाएगा बिना वाटर के। अगर वाटर नहीं रहेगा तो HCl जो मॉलिक्यूल है वो H प्लस और Cl माइनस आयन में नहीं टूटेगा। समझ में आएगा? मतलब वाटर क्या करता है, वाटर रिश्तों को तोड़ देता है और रिश्तों को तोड़ के उन्हें आयनाइज कर देता है H प्लस और Cl माइनस आयन में। लेकिन ये जो यही वाटर तुम्हारा ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाया, ग्लूकोज में आयनाइज नहीं कर पाया। समझ में आया? यही वाटर तुम्हारा ग्लूकोज में उसको आयनाइज नहीं कर पाया, अल्कोहल को आयनाइज नहीं कर पाया। समझ में आया? तो इसका मतलब ग्लूकोज और जो अल्कोहल है हमारे वो आयनाइज नहीं हुए। इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल हमारे क्या है, एसिड नहीं हुए। उनको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि जिनके पास हाइड्रोजन है, जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिडिक हैं और वो H प्लस ही निकालेंगे। ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? उसके बाद आते हैं जो हमारा हाइड्रोजन आयन है। जैसे हमने अभी तुम्हें बात की कि जो HCl है हमारा, वो हमारा वाटर के प्रेजेंस में क्या हो गया, टूट गया। किस में टूट गया? H प्लस एक्वस आयन में। और किस में टूट गया? Cl माइनस एक्वस आयन में टूट गया। अब ये जो H प्लस आयन है ये अकेले नहीं बैठा रहेगा, ये इसने रिश्ता तोड़ दिया। H प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया। अब ये H प्लस आयन कहेगा भैया अब हम अकेले रह नहीं पा रहे हैं, हमको कोई दो, हमको कुछ चाहिए। तो ये कहेगा Cl माइनस, अपने बगल Cl माइनस को देखेगा, कहेगा अभी तो तुमसे रिश्ता तोड़े हैं, अब फिर से तो तुमसे जुड़ेंगे नहीं। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस एक्वस जो तुम्हारा वाटर है उसी मतलब H2O के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा बन लेगा H3O प्लस आयन। क्या बन जाएगा? H3O प्लस आयन। इसको कहते हैं हम, H प्लस को कहते हैं हाइड्रोजन आयन और H3O प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। मतलब ये जो H प्लस बना ये अकेले नहीं रहेगा, तुरंत H प्लस जो बनेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेगा। समझ में आया? अब यहां तुम ध्यान दो, ये जो H प्लस की प्रॉपर्टी है और जो हाइड्रोनियम आयन की प्रॉपर्टी है ये दोनों सेम होती है। मतलब ये भी एक तरह से H प्लस है और ये भी एक तरह से H प्लस ही है, बस क्या कर रहा है, ये वाटर के साथ कंबाइन कर ले रहा है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारा जो एसिड होता है वो H प्लस आयन देता है, वैसे ही जो हमारा बेस होता है वो क्या देता है, OH माइनस एक्वस आयन देता है। कौन सा देता है? OH माइनस एक्वस आयन देते हैं जो हमारे बेस होते हैं। जैसे ये देखो, ये बेस है KOH, एक बेस है, इसका वाटर के प्रेजेंस में जब हुआ, जब इसको वाटर में डाले तो ये आयनाइज हो गया, और आयनाइज हो गया तो किसमें बना, K प्लस एक्वस आयन और OH माइनस एक्वस आयन। और हमें पता है इसी OH माइनस के कारण ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। समझ में आया? इसी OH माइनस के कारण बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। वैसे ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वाटर में जब मिला है आयनाइज हो गया, किसमें बना, Mg2 प्लस आयन में और 2OH माइनस में बना। क्योंकि यहाँ OH के दो मॉलिक्यूल थे ना, तो इसीलिए यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया, 2OH माइनस एक्वस आयन। तो इसी 2OH माइनस एक्वस आयन के कारण ये क्या कर रहा है, बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब ओवरऑल हमें ये पता चला कि H प्लस एक्वस के कारण हमारा एसिडिक बिहेवियर और OH माइनस एक्वस के कारण बेसिक बिहेवियर। और ये H प्लस और OH माइनस है क्या, ये आयंस हैं, और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। किसमें? सॉल्यूशंस के अंदर। हमको पता है कि तार के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेस जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं।
यहाँ आयनाइजेशन की बात नहीं हो रही, ध्यान दो। जितने भी बेसेस हैं वो वाटर में आयनाइज हो जाएंगे और OH माइनस आयन देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। आयनाइजेशन एक अलग प्रोसेस है और डिसोल्यूशन एक अलग प्रोसेस, समझ में आया? और वही बेस, उसमें से कुछ बेस डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? उनका एक अलग से नाम हमने रख दिया, एल्कली। समझ में आया? उसके बाद अब यहां से हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, मतलब आखिर होता क्या था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एसिड बेस, एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब देखो, अब असल में होता क्या था, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये HX और MOH है, अभी ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, जैसे मैंने तुम्हें HCl का रिएक्शन किससे करा दिया? NaOH से। समझ में आया? अब देखो, ये किसके प्रेजेंस में है? वाटर के प्रेजेंस में। ये तुम जाने रहो, ये जो सॉल्यूशन है वो कौन से सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसमें वाटर है। अब जब वाटर है तो ये HCl किस में टूटेगा? HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। समझ में आया? ये HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। और NaOH किस में टूटेगा? ये टूटेगा Na प्लस, और NaOH किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब क्या करेंगे? ये Na प्लस और ये Cl माइनस मिल जाएंगे, बना लेंगे NaCl, और ये H प्लस और OH माइनस बना लेंगे वाटर। वही तो H प्लस और OH माइनस HOH, इसी को तो वाटर कहते हैं, H2O। समझ में आया? यही मैकेनिज्म होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब तो क्लियर हुआ कि आखिर हुआ क्या था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कैसे हमारा सॉल्ट बना था और कैसे हमारा वाटर बना था। यहाँ X मतलब क्या है? Cl, और यहाँ M मतलब क्या है? Na। समझ में आया? ये मतलब M यहाँ क्या लगता है? मेटल। और X मतलब क्या डिनोट कर रहा है? तुम्हारा हैलाइड। हैलाइड मतलब जैसे तुम्हारा क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। तो ये Cl क्या है? क्लोराइड ही तो है। समझ में आया? ये इसकी टोटल जो तुम्हारी थी पूरी मैकेनिज्म थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। उसके बाद ये एक नोट का पॉइंट है, एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस H3O plus OH minus ion per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base said to be diluted. अच्छा भैया, ये क्या? ये तो कुछ समझ में नहीं है, पल्ले में नहीं पड़ा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक कमरा दिया, ये एक रूम है, ये एक रूम है। रूम कितने का है? रूम की बात मैं कर रहा हूं। ये रूम है 10 बाई 10 का, मतलब 10 इसकी लेंथ है, 10 इसकी ब्रेड्थ है। इसमें तुम्हारे 15 लोग बैठे हैं, मतलब 15 पीपल्स इसके अंदर हैं। 10 बाई 10 रूम में 15 पीपल, 15 लोग इसके अंदर बैठे हैं। ठीक है, फिर मैं तुमको कहता हूं, अब यही रूम मैंने 20 बाई 20 कर दिया। 20 बाई 20, मतलब पहले इसकी लेंथ 10 थी, ब्रेड्थ 10 थी। अब यहां मैंने लेंथ 20 कर दी, ब्रेड्थ 20 कर दी, और वही 15 लोग अब इसमें हैं। तो बताओ किसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ? तुम खुद सोचो। कंसेंट्रेशन मतलब लोग कितने, मतलब कितना क्या होता है, कितने पर यूनिट एरिया में रह रहे हो। अभी इसकी कमरे की बात कर रहा हूं, मतलब 10 × 10, 10 × 10 एरिया में 15 लोग रह रहे हैं, और 20 × 20 एरिया में 15 लोग रह रहे हैं। तो हाईली कंसेंट्रेटेड कौन है? कहां सबसे ज्यादा भसड़ मची है, कहां सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है? तुम कहोगे यहां। क्या कहोगे? हाईली कंसेंट्रेटेड है। ये क्या है? हाईली कंसेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया कम है और लोग ज्यादा है, और यहाँ एरिया ज्यादा है और लोग उतने ही हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? लो कंसेंट्रेटेड हो गया। ये क्या हो गया? लो कंसेंट्रेटेड हो गया। ये तो मैं तुम्हें जनरल बात से बता रहा हूं, समझ में आया? मतलब ये तुमने कंसेंट्रेशन निकाला कैसे? तुमने यहां कंसेंट्रेशन निकाला नंबर ऑफ पीपल
नंबर ऑफ पीपल डिवाइड बाय एरिया, यही तो कंसंट्रेशन हुआ। मतलब कितने आदमी कितने एरिया में है। तो अब तुम देख लो, 15 आदमी 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर में है, और वही 15 आदमी 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर में है। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब ये हाईली कंसंट्रेटेड है, ये लो कंसंट्रेटेड है। अब यही मैं किसी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम। समझ में आया? मतलब अब तुम समझो, जैसे मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने क्या किया, 10 ml, ये 10 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, समझे रहो। ये 10 ml सॉल्यूशन है और इसमें कितने आयन है, सपोज मान लो 10 ml सॉल्यूशन है और इसमें 100 आयन है। कितने आयन है? 100 आयन है। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, ये 10 ml में 100 आयन है, समझ में आया? अब मैंने इसको कर दिया 20 ml। क्या कर दिया? 20 ml। अब 20 ml में भी 100 आयन है, 20 ml में भी 100 आयन है। तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ? इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, क्योंकि 10 ml में 100 आयन रह रहे थे, अब 20 ml में 100 आयन रह रहे हैं। मतलब यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां भीड़ ज्यादा है, यहां पर यूनिट, मतलब देखो नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने हैं, 100, और इसमें वॉल्यूम कितना है, 10। मतलब 10, मतलब जो तुम्हारा कंसंट्रेशन आया वो 10 आया, लेकिन इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 100, और इसमें तुम्हारा वॉल्यूम कितना है, 20। इसमें तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना आया, 5 आया, और इसमें कंसंट्रेशन 10 आया। मतलब ये जो तुम्हारा है ये हाईली कंसंट्रेटेड है, ये तुम्हारा हाईली कंसंट्रेटेड है, और ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा लो कंसंट्रेटेड है। समझ में आया? लो कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कंसंट्रेशन को तुम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे जो हमने कमरे वाला एग्जांपल लिया, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ पीपल निकाला। कंसंट्रेशन ऑफ पीपल क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल अपॉन यूनिट एरिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयन निकालेंगे तो नंबर ऑफ आयन अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर यूनिट वॉल्यूम, जो तुम मतलब यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने आयंस तुम्हारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं, वही हम बेसिकली निकालना चाहते हैं। समझ में आया? तो यही होता है कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कहा क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, अभी तो मैंने तुम्हें क्या होता है कंसंट्रेशन बता दिया, कंसंट्रेशन ये होता है। तो अब हमने कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, क्या लिया, बीकर, और उसमें मैंने एसिड भर दिया, एसिड का सॉल्यूशन भर दिया, मतलब उसमें एक्वस सॉल्यूशन भी थे, मतलब उसमें वाटर भी मिला हुआ है एसिड के अंदर। तो मतलब जो उसके अंदर एसिड है वो आयंस में है, मतलब H प्लस, मान लो HCl का ये सॉल्यूशन है, तो इसमें हमारे कौन से आयन है, H प्लस आयन है, और Cl माइनस भी आयन है। तो अभी मैं केवल H प्लस आयन की बात कर रहा हूं। मान लो तुम ये सॉल्यूशन कितना है, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा 10 ml, 10 ml सॉल्यूशन है। और 10 ml सॉल्यूशन में मान लो, लेट्स सपोज, मान लो 10 ml सॉल्यूशन में तुम्हारा 100 H प्लस आयन है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया आयन का, कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 10, मतलब 10 आ गया इसका कंसंट्रेशन। फिर मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे हम इसमें पानी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। अब वाटर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। मान लो मैंने बाहर से इसमें 10 ml वाटर ऐड कर दिया। जब मैं बाहर से इसके अंदर 10 ml वाटर ऐड कर दूंगा, तो अब जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन वो तो हमारा 20 ml हो जाएगा, लेकिन जो हमारे आयंस हैं वो उतने ही रहेंगे। समझ में आया? सपोज मान लो जो हमारे आयंस हैं
वो उतने ही है, 100 आयन ही है, 100 आयन ही है। तो अब क्या होगा, अब जो कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयन का वो क्या होगा, 100 आयन अपॉन वॉल्यूम कितना है हमारा 20। अब इसका कंसंट्रेशन होगा 5। पहले कंसंट्रेशन 10 था, अब कंसंट्रेशन 5 हो गया। मतलब अब एक एक आयन को ज्यादा ज्यादा रहने की जगह मिल गई है। समझ में आया? अब एक एक आयंस को ज्यादा ज्यादा रहने की जगह मिल गई। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन हुआ, वॉल्यूम हमने बढ़ाया और आयंस उतने ही रह गए, तो कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज कर गया। समझ में आया? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है, जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उसको हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है। समझ में आया? अभी तुम इतना समझो, क्योंकि अभी तुम पर यूनिट वॉल्यूम का उतना कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। बस तुम इतना समझो कि हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, आयंस हमारे उतने ही रह गए, तो हमारा क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। यही ये कह रहा है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन H3O प्लस। अरे ये H3O प्लस क्या है, वही H प्लस की ही बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि H प्लस ही वाटर के साथ कंबाइंड होके H3O प्लस बन जाता है। मतलब अगर H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है, किससे घट रहा है, डाइल्यूशन से। और डाइल्यूशन कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब हमने एसिड और बेस के साथ वाटर मिलाया और उसमें धीरे धीरे वाटर मिलाते चले गए, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या प्रोसेस कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयन घटता है, चाहे वो H प्लस आयन हो, और यही अगर हम बेस में करते तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा। ध्यान देना, आयंस नहीं घट रहे हैं, 100 थे यहां, यहां भी 100 है, लेकिन आयंस का कंसंट्रेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उनकी जो वैल्यू है घट रही है। पहले ये 10 थी, अब ये कितनी है, अब ये 5 है। समझ में आया? तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन का फंडा। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, होता है लिटमस हुआ हमारा, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ये हमारा इंडिकेट करता है। अच्छा ये बताओ, देखो एसिड, मैंने एक एसिड लिया HCl और एक एसिड लिया मैंने CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये मैंने क्या लिया, दो एसिड को लिया। समझ में आया? ये मैंने क्या लिया, दो एसिड को लिया। अब जो HCl होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो HCl होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो ये तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है। अब क्या हुआ, जब इसको मैंने HCl को ब्लू लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट किया, तो इसने भी ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, और CH3COOH को भी जब मैंने ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट किया तो इसने भी उसको रेड कर दिया। दोनों ने रेड कर दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये HCl स्ट्रांग है और ये वीक है। एसिड तो दोनों ही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है। तो एसिडिटी कैसे पता चलेगी, तो जितने ज्यादा कोई कंपाउंड H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। मतलब HCl बहुत H प्लस प्रोड्यूस करेगा इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और CH3COOH कम H प्लस प्रोड्यूस करेगा इसीलिए ये वीक एसिड हुआ। तो इसको बताएगा कौन कि ये कम H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की H प्लस पे ये अलग अलग कलर्स देता है। क्या देता है, अलग अलग कलर्स। और उसी कलर्स को हम देख के जान जाते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये ज्यादा मोर एसिडिक है, या फिर यह जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा लेस एसिडिक है। मतलब
ये भी एक किसकी तरह होता है, लिटमस पेपर की ही तरह समझ लो। बस फर्क क्या है दोनों में, ये यूनिवर्सल है, ये H प्लस की कंसेंट मतलब H प्लस कितना, जो सबसे ज्यादा H प्लस देगा उसका कलर कुछ और होगा, जो उससे कम H प्लस देगा उस पे कलर कुछ और होगा, जो उससे भी कम H प्लस देगा उस पे कलर कुछ और होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पीएच। पीएच मतलब पावर ऑफ एच, पीएच मतलब क्या हो गया तुम्हारा, पावर ऑफ एच, इसको हम जनरली कहते हैं। तो पीएच से हमें क्या पता चलता है, पीएच से हमें ये पता चलता है, पीएच की वैल्यू, ये एक वैल्यू होती है, एक स्केल, जैसे आपके घर में स्केल रखी होती है 1 to 15, उस पे नंबरिंग होती है, वैसे ही एक पीएच की स्केल होती है। और वो स्केल क्या होती है, कहां से कहां तक वेरी करती है, वो जो आपकी स्केल होती है वो 0 से लेके 14 तक वेरी करती है, 0 से लेके 14 तक, देख रहे हो, 0 से लेके 14 तक। और ये बीच में 7 समझ लो, ये है, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अरे ये इक्वल इक्वल ही डिस्टेंस रहेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसको मत समझना। फिर ये मान लो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14। ये पूरी ऐसे नंबरिंग की स्केल होती है। अब देखो, ये जो 7, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ गया, पीएच 7 आ गया, तो मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अच्छा, हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसका पीएच 7 आया है, ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चल जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर हर हाइड्रोजन के आयंस पे अलग अलग कलर्स देगा। अगर कोई हमारा बहुत ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा वो एकदम गाढ़ा, एकदम डार्क रेड कलर देगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसको हम स्केल पे दिखा देंगे 0 से, मतलब अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तो उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी, उससे कम होगा तो 1 होगी, उससे कम होगा तो 2 होगी, उससे कम होगा तो 3 होगी। समझ में आया? ये जो 7 है ये न्यूट्रल का है। अगर 7 से हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और 7 से हम अगर राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा बेसिक नेचर बढ़ेगा। मतलब अगर मैं तुमसे कह दूं 6 वाला पीएच की वैल्यू किसी की 6 है और पीएच की वैल्यू किसी की 5 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तुम्हें पता है कि लेफ्ट की तरफ जाने पे एसिडिक एसिड बढ़ेगी, तो 5 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया? अगर मैं तुमसे पूछूं किसी की पीएच वैल्यू 1 है और किसी की पीएच वैल्यू 4 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तुम कहोगे जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर हमारा क्या होता है, लेफ्ट में जाने पे बढ़ता है। और 7 क्या हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इसी को हम सेंटर मान के चल रहे हैं। अब बेसिक, अगर मैं तुमसे पूछूं अगर किसी का पीएच 8 है और किसी का पीएच 10 है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? तुम कहोगे जिसका पीएच 10 है वो ज्यादा बेसिक होगा, क्यों क्योंकि जिसका पीएच का वैल्यू राइट की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया? बढ़ता है पीएच का वैल्यू, तो वो ज्यादा बेसिक होता है। समझ में आया? राइट की तरफ देखो, ये लिखा है ना एरो बना के, जैसे जितना ज्यादा तुम राइट में जाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा तुम लेफ्ट में जाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला? हमने इससे कंक्लूजन ये निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला हमने इससे? कंक्लूजन हमारा ये निकला, अगर किसी का पीएच 1 से लेके 7 के बीच में लाई करता है तो वो क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। किसी का पीएच 7 है तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। और अगर किसी का पीएच 7 से लेके 14 के बीच में है तो वो क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? उसका जो नेचर है वो बेसिक है। फिर क्या होगा, हमने फिर देखा हाईएस्ट द पीएच, हाईएस्ट द पीएच, अगर जितना ज्यादा पीएच होगा
लो द एसिडिटी, लो द एसिडिटी, उतना कम वो एसिडिक होगा। और हाईएस्ट द पीएच, मतलब अगर एसिडिटी कम होगी तो मतलब बेसिसिटी ज्यादा होगी, बेसिसिटी हाइयर द बेसिसिटी, हाइयर बेसिसिटी। अगर पीएच हाई है तो इसका मतलब वो बेसिक है, और अगर पीएच हाई है तो इसका मतलब वो लो एसिडिटी है, उसका लो एसिड कैरेक्टर है। अगर लो एसिडिक कैरेक्टर रहेगा तभी तो वो हाइयर बेसिक होगा। समझ में आया? अच्छा चलो मैं तुम्हें इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे देखो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे अगर कोई किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 है और किसी का सॉल्यूशन का पीएच 5 है, तो तुम्हें पता है 1 से 7 के बीच में एसिड लाई करता है, और एसिड लाई करता है। एसिड में क्या होता है, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब जो 1 वाला है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। समझ में आया? लेकिन बेस के अंदर क्या होता है, 7 to 14 में किसी का पीएच 8 है और किसी का पीएच 11 है। बेस में क्या होता है, बेस में जिसकी पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा बेसिक होता है। समझ में आया? ये 8 और 11 में 11 जो तुम्हारा होगा वो मोर बेसिक होगा, और 1 और 5 में जो 1 तुम्हारा होगा वो मोर एसिडिक होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये तुम्हारा हुआ। तो फिर फाइनली हमें पता चला, हमें ये पता चला, मोर द पीएच, जितना ज्यादा पीएच होगा मोर द बेसिसिटी, मोर द बेसिसिटी, उतनी ज्यादा तुम्हारी बेसिसिटी होगी। और लेस द पीएच, जितना कम पीएच होगा मोर दी एसिडिटी, मतलब वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, मोर दी एसिडिटी, या फिर वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया? ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद ये देखो, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला पेपर है। अब देखो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है। तो ये, और ये कहाँ है, 0 से लेके 14 तक वेरी कर रहा है। तो हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस को हमने लिया, उसको यूनिवर्सल पेपर पे डाला तो देखो ये इस तरह का कलर बना, तो हम जान गए इसका पीएच 1 है। हमने लेमन जूस लिया, उसको यूनिवर्सल पेपर के साथ लगाया, उसका ये कलर बन गया, तो हम जान गए कि उसका पीएच 2 है। समझ में आया? हमने ब्लड लिया, ब्लड को ट्रीट कराया और उसका ये कलर बना, ग्रीनिश, येलो ग्रीनिश, मतलब हल्का ग्रीन हल्का येलो, तो हमें पता चल गया क्या होता है, ये हमारा पीएच नंबर 7 है। समझ में आया? यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बता देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दिया हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है। और ये भी पता चल जाता है कि वो कितना एसिडिक है, मतलब वो हाइयर एसिडिक है या फिर लोअर एसिडिक है। समझ में आया? या फिर वो हाइयर बेसिक है या फिर लोवेस्ट बेसिक है। समझ में आया? तो ये आपके में एक एग्जांपल है, और ये कभी कभार ये पीएच की वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। देखो, जो प्लांट और एनिमल होते हैं, जो हम लोग हैं, वो हम इसी पीएच रेंज के अंदर रहते हैं। हमारी जो लाइफ सरवाइव होती है इस पीएच रेंज के अंदर होती है, 7 से 7.8 की। फिर दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो हम उस रेन वाटर को क्या कह देते हैं, एसिडिक रेन कह देते हैं। क्या कहते हैं, कि जो बरसात हुई है वो एसिडिक रेन हुई है, उसको हम एसिड रेन कह देते हैं, अगर रेन वाटर के पीएच की वैल्यू 5.6 से बिलो, उसके नीचे हो जाती है। और तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो हमारा HCl प्रोड्यूस करता है। तो तुम कहोगे अरे सर हमारा पेट HCl प्रोड्यूस करता है, तो फिर हम जलते क्यों नहीं, हमारे पेट के अंदर जलन क्यों नहीं होती है? ये इसलिए नहीं होती क्योंकि जो हमारा पेट है वो मतलब एक तरह से डिजाइन किया गया हुआ, उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन ऐसे डिजाइंड है कि वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब वो उसको हार्म ही नहीं करते। समझ में आया?
और उसी HCl को अगर तुम अपने बाहर हाथ पे गिरा लोगे ना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। समझ में आया? तो सोचो भगवान ने कैसे कैसे सिस्टम बनाए हैं। फिर तुम्हारा फोर्थ पॉइंट क्या है, जब कभी कभार तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो तुम क्या करते हो, उसके लिए बेस ले लेते हो। बेस क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमने उसके बारे में बात की थी, उसको क्या कहते हैं, एंटासिड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो जब भी कभी कभार एसिडिटी हो जाए तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ले लेते हैं, तो हमें तुरंत आराम हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट, जो हमारा टूथ डिके, जो दांत में सड़न होती है, वो भी पीएच के कारण होती है। अगर तुम्हारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला गया, 5.5 से नीचे चला गया, तो क्या होगा, तुम्हारा दांत सड़ना शुरू हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारा खाना फंसा हुआ है दांत के अंदर, उसको वो तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं? शुगर जो क्या होता है उसको वो तोड़ देते हैं, और तोड़ के क्या बना देते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। उस फूड पार्टिकल का वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और एसिड रिलीज करते हैं, और उसी कारण जो एसिड रिलीज होता है, उसी कारण हमारा जो दांत होता है उसमें सड़न उत्पन्न हो जाता है, उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। फिर एक पॉइंट और, जो हनी बी, जो मधुमक्खी हमें काटती हैं, जो मधुमक्खी हमें काटती हैं, लीव्स एसिड इन योर हैंड, वो हमारे हाथों में एक एसिड छोड़ के चली जाती हैं। जो उनका स्टिंग होता है जिससे वो हमें काटती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक एसिड को हमारे हाथों में इंजेक्ट कर देती हैं। और जब वो हमारे हाथों में एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं तो हमें वहां बर्निंग होती है, पेन होती है। तो हम क्या कहते हैं, उसको बेस के साथ उसके ऊपर कोई बेस लगा देते हैं। जब उसके ऊपर कोई बेस लगा देते हैं तो हमें पेन में रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो एसिड होता है वो हमारे बेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो हम कभी कभार उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। जैसे अगर आपको कभी मधुमक्खी काट ले तो उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा लगा लीजिए तो आपको आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी ने हमारे शरीर में एसिड इंजेक्ट किया और उसके ऊपर हमने बेस लगा दिया, तो हमारा इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। और कभी कभार आप लोग गांव में भी सुने होंगे, जब किसी को मधुमक्खी वगैरह काट लेती है या एक हाड़ी होती है वो काट लेती है, तो सब लोग कहते हैं चूना लगा लो, चूना। क्योंकि हमें पता है चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और जब ये बेस होगा तो, और जो हमारी मधुमक्खी है उसने हमारे शरीर में एसिड को रिलीज किया है, तो ये जो बेस है वो एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पेन में रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद एक आता है नेटल लीफ। नेटल लीफ मतलब एक पेड़ होता है, नेटल, नेटल का एक पौधा होता है। अगर वो आपको टच हो जाए तो क्या होगा, आपके हाथ में मान लो वो टच हो गया तो वो मिथनोइक एसिड को रिलीज कर देता है। जब वो मिथनोइक एसिड को रिलीज कर देगा तो आपका हाथ में दर्द होने लगेगा, मतलब वो मतलब उसमें जलन होने लगेगी, पेन होने लगेगा। तो फिर क्या करें, आप उसी उसी मतलब जंगल में आप अगर डॉक प्लांट, एक प्लांट होता है ये डॉक प्लांट, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर। इस नेटल लीफ ने हमारे अंदर मिथनोइक एसिड एसिड इंजेक्ट कर दिया, तो हम डॉग प्लांट का यूज करेंगे जो कि बेसिक नेचर का होगा। उसकी पत्ती को अगर हम उसके ऊपर रगड़ लेते हैं तो हमें पेन में रिलीफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि नेटल लीफ ने हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट किया है, और ये डॉग प्लांट जो हमारा बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस मिलके रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जब रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो हमारा वो होगा, हमारा पेन होगा वो रिलीफ हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद ये एक पॉइंट है कि जो हमारे दांत का इनेमल होता है, जो दांत का इनेमल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। और वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो अभी इसके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए जान लो, क्योंकि कभी कभार ये पेपर में पूछ लेता है। अब तुम यही सोचो, जो सबसे हार्डेस्ट, जो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, उसको एसिड सड़ा देता है, मतलब उसको एसिड डिके कर देता है। सोचो इतना पावरफुल होता है एसिड। समझ में आया?
उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि HCl HNO3 हमारे एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं शो करते। अरे भैया, ये इसलिए नहीं शो करते क्योंकि हमें पता है जो HCl और HNO3 है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और जब वो आयनाइज हो जाएंगे तो वो क्या निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे, और जब H प्लस निकालेंगे तो हमें एसिडिक बिहेवियर दिख जाएगा। लेकिन जो हमारे अल्कोहल हैं और जो हमारे ग्लूकोज हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है डू नॉट आयनाइज, वो आयनाइज नहीं होता है। और जब आयोनाइज नहीं होगा तो नो H प्लस आयन, कोई H प्लस आयन नहीं आएगा, और जब कोई H प्लस आयन नहीं आएगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो होगा। समझ में आया? जैसे यहां जो HCl है वो हमारा वाटर के प्रेजेंस में आयनाइज होके क्या बन जाएगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। वहीं जो HNO3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में आयनाइज हो जाएगा, बन जाएगा H प्लस और बन जाएगा NO3 माइनस। लेकिन ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये आयनाइज नहीं होते हैं, और जब आयनाइज नहीं होंगे तो H प्लस निकलेगा नहीं, H प्लस निकलेगा नहीं तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है। ये इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि हमें पता है जब HCl का रिएक्शन वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस इसीलिए यूज किया गया क्योंकि इसमें वाटर इन्वॉल्व है। HCl का जब वाटर के साथ होगा इंटरेक्शन तो ये आयंस पे टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस। और हमें पता है किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयन, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयन। जब आयन प्रेजेंट रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो जब HCl वाटर में मिल जाता है तो ये आयंस आ जाते हैं, जब ये आयंस आ जाते हैं तो इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट हो जाती है। समझ में आया? आप लोग लेक्चर के बाद इसके PDF को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए करिए। डिस्क्रिप्शन में जो PDF होती है उसमें आपको इन सबके सॉल्यूशन सहित आंसर विथ पूरी होल PDF आपको रहती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ में आया कि एक्वस सॉल्यूशन क्यों एसिड कंडक्ट करता है? क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन एसिड तभी कंडक्ट करता है जब उसमें आयन प्रेजेंट हो, और हमें पता है जो एसिडिक सॉल्यूशन है हमारा, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन है, वो हमारा आयंस दे देता है, और इसी आयंस के कारण हमारे जो होते हैं एसी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी कंडक्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राई HCl गैस ने लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज किया। अरे अभी हमने डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था क्यों नहीं चेंज, क्योंकि हमें पता है कि ड्राई HCl गैस हमारा आयनाइज नहीं, ड्राई HCl गैस कैन नॉट आयनाइज in presence of, cannot ionize, sorry, in presence नहीं, in absence, in absence of water। हमें पता है बिना वाटर के ये आयनाइज HCl नहीं हो पाएगा, और जब आयनाइज नहीं हो पाएगा तो वो H प्लस दे नहीं पाएगा, और जब H प्लस दे नहीं पाएगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, और जब एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा तो वो लिटमस पेपर को, उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आया? इसीलिए ड्राई HCl गैस हमारा क्या होता है, लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाता है कलर। और हमने इसका दो केस देखा था, एक हमने उसको लिटमस पेपर के साथ कराया था और एक वेट लिटमस पेपर के साथ कराया था। और वेट लिटमस पेपर के साथ इसने कलर शो कर दिया था। क्यों कलर शो कर दिया था? क्योंकि वहां HCl को वाटर का प्रेजेंस मिल गया था, इसीलिए वहां उसने कलर शो कर दिया था। बट अगर हम लिटमस पेपर ड्राई लिए और गैस को भी हमने ड्राई लिया, मतलब वाटर का कहीं नामो निशान नहीं है, तो क्या होगा, तो हमारा जो हमारा गैस है वो हमारा आयनाइज नहीं होगा, और आयनाइज नहीं होगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जाता है कि जो हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। ये कह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि डाइल्यूशन आप कैसे करें। अगर आप वाटर, दो तरीके से आप डाइल्यूट कर सकते हैं। पहले तो आप वाटर भर लिए, ये हमारा क्या है, वाटर, और आप अब उसमें एक एक बूंद एसिड गिरा रहे हो। क्या गिरा रहे हो, एक एक बूंद एसिड गिरा रहे हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने एसिड भर लिया। क्या भर लिया, एसिड। अब उसके अंदर आप वाटर गिरा रहे हो एक एक बूंद। तो क्या होगा, तो ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से डाइल्यूशन करना चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका है। तो बेस्ट तरीका है ये वन वाला, सेकंड वाला बेस्ट तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि जो देखो, जो सेकंड वाला प्रोसेस है उसमें तुमने एसिड को, एसिड के अंदर तुमने वाटर डाला, मतलब एक एक बूंद वाटर तुम एसिड के अंदर डाल रहे हो। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा वो बहुत विग्रस हो जाएगा, मतलब तुम जैसे एक बूंद डालोगे तुरंत सारे एसिड चाहेंगे कि हम भी आयनाइज हो जाए, हम भी आयनाइज हो जाए, हम भी आयनाइज हो जाए। मतलब एक साथ ड्रास्टिक आयनाइजेशन होगा। तो उससे क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा। जो तुम्हारा बीकर है वही फट जाएगा, जो तुम्हारा ग्लास है वो फट जाएगा, तुम्हारे मुंह पे चला आ जाएगा एसिड। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बर्निंग हो जाएगी, तुम जल जाओगे, तुम्हारे क्लॉथ बर्न हो जाएंगे। समझ में आया। इसीलिए कहा जाता है कि हम पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डालें और उसके साथ स्टिर करते रहें। स्टिर मतलब उसको हिलाते रहें किसी चम्मच वगैरह से, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। और ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है ये हमें रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बहुत विग्रस होता है और इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसीलिए डाइल्यूशन का जो ये प्रोसेस है ये बेस्ट है, और ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब उसके अंदर और पानी मिला रहे हैं, जितना पहले उसके अंदर थोड़ा पानी था अब और पानी मिला रहे हैं। जैसे मान लो ये पहले 10 ml था एसिड, और उसके अंदर कितने आयन थे, 10 आयन थे। समझ में आया। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें पानी मिला रहे हैं, तो अब यही 10 ml एसिड हमारा क्या हो जाएगा, पानी मिला रहे हैं। तो ये 10 ml एसिड सॉल्यूशन था, 10 ml एसिड का सॉल्यूशन था। इसमें इसके अंदर पानी है, अभी भी एक्वस सॉल्यूशन है। समझ में आया। लेकिन अब हम इसमें और ज्यादा पानी मिला रहे हैं, तो जब और ज्यादा वाटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो मैंने 10 ml इसमें एक्स्ट्रा वाटर मिला दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये 20 ml एसिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब 20 ml एसिड सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन घट नहीं जाएगा। पहले यहां 10 आयंस थे, अभी भी 10 आयंस हैं। समझ लो, ये एक एग्जांपल है। 10 आयंस थे, यहां भी 10 आयंस है। पहले 10 आयंस 10 ml में रह रहे थे, अब 10 आयंस 20 ml में रह रहे थे। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हुई, कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई। ज्यादा भीड़ यहां है और यहां कम भीड़ है। समझ में आया। तो इसका मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन हुआ वो घटा, मतलब आयंस की जो हमारी कंसंट्रेशन है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है वो घटी। पहले पहले 1 ml में एक आयन रहता था। बस समझ लो, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। पहले 10 ml में 10 आयन, मतलब 1 ml में एक आयन रह रहा है। लेकिन अब एक अब क्या हो रहा है, 20 ml में 10 आयन, मतलब अब क्या हो रहा है, 1 ml में आधा आयन, 1/2 आयन रह रहा है। समझ में, ये बस मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू घटी ना, पहले भीड़ ज्यादा थी अब भीड़ कम हुई, मतलब जो आयन हुई उसकी कंसंट्रेशन घटी। तो तो आप क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस या फिर H प्लस, दोनों सेम ही बात है। समझ में आया। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज
डिक्रीज्ड। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज डिक्रीज्ड। समझ में आया ये? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं एक हमारा बेस का सॉल्यूशन है। क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं ये कि हमारा एक बेस का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब की बार हमने चेंज कर दिया, अब की हम इसमें पानी नहीं मिला रहे हैं, अब की हम इसमें एक्स्ट्रा बेस, इसमें और बेस मिला दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बेस। क्या मिला दे रहे हैं? एक्स्ट्रा बेस मिला दे रहे हैं। तो क्या होगा, जब यहां मान लो बेस था, ये समझ में आया, ये बेस था, यहां बेस के 100 आयन थे। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा बेस मिला रहा हूं, जब एक्स्ट्रा बेस मिलाऊंगा तो बेस के और आयंस, बेस जो हमारा वो और आयंस क्रिएट करेगा और पार्ट में टूटेगा, तो यहां जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब जो हमारा कंसेंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन का वो बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या होगा? कंसेंट्रेशन जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का है वो बढ़ जाएगा। तो यहां इसका एग्जांपल क्या है, यहां इसका आंसर क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इंक्रीज्ड। समझ में आया? इज इंक्रीज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दो सॉल्यूशन दिया गया है ए और बी, एक का पीएच 6 है, एक का पीएच 8 है। तो पूछ रहा है किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन होगा। अरे भैया, एक का पीएच 6 है, एक का पीएच 8 है, इसका मतलब ये 6 वाला क्या है? एसिडिक है, और ये 8 वाला क्या है? बेसिक है। अब जब जो एसिडिक होता है उसके पास ज्यादा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है, और जो बेस होता है उसके पास ज्यादा OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन होता है। तो पूछ रहे हैं किसके पास ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा। ऑब्वियसली बात है कि ए के पास ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा क्योंकि वो एसिडिक है। तो ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेस है। तो ए वाला एसिडिक है और बी वाला बेस है। और अगर क्योंकि हमें पता है 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 के बीच में जो वैल्यू आती है वो बेसिक, और 7 से 0 के बीच में जो वैल्यू है वो एसिडिक। समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। H प्लस आयन के ऊपर क्या कंसंट्रेशन, मतलब पूछ रहा है कि H प्लस के कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है। H प्लस के कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है? तो H प्लस के कंसंट्रेशन से ये फर्क पड़ता है कि H प्लस के कंसंट्रेशन से ही हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। समझ में आया? जैसे किसी सॉल्यूशन में H प्लस बहुत ज्यादा है, H प्लस बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक, उससे कम है तो उससे कम एसिडिक, बहुत कम है तो एसिडिक नहीं, तब वो बेसिक हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो वो मोर एसिडिक, उससे कम तो लेस एसिडिक, उससे कम तो वीक एसिडिक, और बहुत कम तो मतलब वो एसिडिक नहीं, तब वो बेसिक शो करेगा। समझ में आया? तो हमें H प्लस के आयन के कंसेंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पता चलता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन की मतलब वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। समझ में आया? न्यूट्रल भी पता चल जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा पीएच वैल्यू 7 आ गया, कंसेंट्रेशन जो तुम्हारा हाइड्रोजन का है वो हम पीएच के थ्रू दिखाते हैं, वो 7 आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। समझ में आया? फिर थर्ड क्वेश्चन। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन? इफ यस देन व्हाई आर दीज आर बेसिक। पूछ रहा है क्या जो बेसिक सॉल्यूशन है, जो बेसिक सॉल्यूशन है, क्या उनके प्लस H प्लस आयन होता है? हाँ, ये ध्यान रखे रहना, बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन होता है, बट वेरी लो अमाउंट, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसी कारण दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं क्योंकि जो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है।
और वो बेसिक है तो उनके पास OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, और जो जो ज्यादा रहेगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसीलिए वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। बट उनके पास H प्लस आयन के कंसंट्रेशन होते हैं। समझ में आया? फोर्थ, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, देखो हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम एक एक फार्मर है, और वो अपने खेत में क्या डाल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaO जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम, उसको डाल रहा है अपने खेतों में। समझ में आया? क्या डाल रहा है? उसको अपने खेतों में डाल रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है, तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि जो खेत है उसका बिहेवियर क्या है, जो इसकी सॉइल है उसका बिहेवियर क्या है। तो जो सॉइल का बिहेवियर है वो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा एक बेस है, वो फार्मर इसीलिए इस बेस को खेत में डाल रहा है क्योंकि जो तुम्हारी सॉइल है वो एसिडिक है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा सॉइल होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए वो जो तुम्हारा फार्मर है वो तुम्हारा बेस को इसमें ऐड कर रहा था। समझ में आया? तो नेचर ऑफ सॉइल क्या हो गया, एसिडिक हो गया। नेचर ऑफ सॉइल क्या हो गया, एसिडिक हो गया। पहले वो सॉइल जो थी एसिडिक थी, इसीलिए जो तुम्हारा फार्मर है वो उसमें बेस डाल रहा है ताकि जो तुम्हारा खेत है, जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन कंटेन करते हैं लेकिन ये एसिड नहीं कहलाते। इसलिए एसिड नहीं कहलाते क्योंकि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा आयंस नहीं देता है। जो हमारा ग्लूकोज है और जो हमारे अल्कोहल है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H प्लस आयन, डू नॉट गिव H प्लस आयन, ये हमें H प्लस आयन नहीं देते हैं और इसी के कारण इनका एसिडिक बिहेवियर नहीं शो होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर से है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कंडक्टिविटी नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर कंटेन नो आयंस, उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन नहीं करता। लेकिन जो तुम्हारा रेन वाटर होता है, अब तुम्हें पता है रेन वाटर जब ऊपर से आसमान से गिरता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई गैसेस होती हैं, उसमें से एक गैसेस क्या है, CO2। अब जब CO2, रेन वाटर बेसिकली क्या है, वाटर ही तो है, H2O। अब ये जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में H2O के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाता है H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। और यही H2CO3 H प्लस और CO3 2 माइनस आयन दे देता है, और इसी कारण रेन वाटर में हमारा क्या होता है, क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है क्योंकि इसमें आयंस आ जाते हैं H प्लस और CO3 2 माइनस। और दूसरी बात, रेन वाटर में कई और तरह की इम्प्योरिटी आ जाती हैं जो कि हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देती है। इसी कारण जो हमारा रेन वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये इसलिए एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं शो करते क्योंकि जो एसिड होते हैं वाटर के एब्सेंस में आयनाइज नहीं हो पाते हैं। दे डू नॉट एबल टू आयनाइज, एसिड्स not able to ionize, not able to ionize इन एब्सेंस ऑफ वाटर, वो वाटर के एब्सेंस में आयनाइज नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जब आयनाइज नहीं हो पाएंगे तो H प्लस आयन देंगे नहीं, और जब H प्लस आयन देंगे नहीं तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। एसिड नॉट एबल टू आयनाइज इन एब्सेंस ऑफ वाटर, सॉरी, एब्सेंस ऑफ
वाटर, क्योंकि जो ये वाटर है यही तो दोनों के बीच में रिश्ते को तोड़ता है। पहले HCl बंधे रहते हैं, फिर इसको वाटर से ला दिए तुरंत इनके रिश्ते को तोड़ देगा, H+ और Cl- बना देगा, तो ये अब आयन बन गए, अब वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन बिना वाटर के प्रेजेंस में तो आयनाइज होंगे ही नहीं, जब आयनाइज होंगे नहीं तो H+ देंगे नहीं, जब H+ देंगे नहीं तो हमारा क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर शो होगा नहीं। फिर ये हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये पीएच की वैल्यू है, तो बताइए इसमें से कौन कौन सा होगा। तो देखो न्यूट्रल, इसको तो हमें पता है इसकी वैल्यू 7 होगी। फिर स्ट्रांगली एल्कलाइन, मतलब जो बहुत ज्यादा बेसिक हो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 11 की है, तो यहाँ 11 होगा। स्ट्रांगली एसिड, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो, तो मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये 1 होगा। वीकली एसिड, एसिड है बट वीक है, तो इसकी वैल्यू 4 होगी। वीकली एल्कलाइन, एल्कलाइन है बट वीक है, तो इसकी वैल्यू 9 होगी। बस हो गया। अब इसको पीएच के, अरे पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, मतलब ये कह रहा है हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन में इसको अरेंज करिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब ये कह रहा है कि एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इंक्रीज करिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको हमारा वो करिए, ऑर्डर लगाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सी है, उसका सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद डी है, उसके बाद क्या है, न्यूट्रल वाला आएगा, ए है, उसके बाद थोड़ा बेसिक वीकली एल्कलाइन, ई है, उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रांगली एल्कलाइन, बी। यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक है, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है, और ये लीस्ट एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक है। अब तुम कहोगे लेकिन यहाँ बी जो है, ये जो हमारा बी है वो तो स्ट्रांगली एल्कलाइन है, वो तो स्ट्रांगली बेसिक है। अरे भैया, जब स्ट्रांगली बेसिक होगा तभी तो लीस्ट एसिडिक होगा, समझ में आया। H+ का तो कंसंट्रेशन रहेगा ही रहेगा कुछ, इसीलिए तो लीस्ट एसिडिक कहा है, समझ में आया। जब स्ट्रांगली बेसिक है बी वाला तभी तो लीस्ट एसिडिक कहा है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमने दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया HCl, एक टेस्ट ट्यूब लिया CH3COOH, और उन दोनों में हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, मतलब इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराना है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराना है। तो अब क्या होगा, ये बना देगा MgCl2 प्लस H2 बना देगा, और ये क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा ये भी हमारा आयन में टूट टूट जाएगा, और ये भी हमारा क्या रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा दोनों है वो हमारा क्या रिलीज करेंगे, H2 रिलीज करेंगे, ये भी रिलीज करेगा H2, और ये भी रिलीज करेगा H2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो ये कह रहे हैं किसमें फिजिंग, फिजिंग मतलब किसमें ज्यादा तेजी से रिएक्शन, विग्रस मतलब एक तरह से किसमें ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन रिलीज होगा, तभी तो फिजिंग फिजिंग की साउंड, मतलब फिजिंग हमारा ऑकर होगा। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, HCl। क्यों, क्योंकि जो हमारा HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये ज्यादा H+ आयन निकालेगा, और जब ज्यादा H+ आयन निकालेगा तो जो ये रिएक्शन होगी वो बहुत तेज से प्रोसीड होगी, और जब बहुत तेज से रिएक्शन प्रोसीड होगी तो हमारा फिजिंग रिएक्शन होगा, मतलब H2 बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा, तो हमारा जो रिएक्शन होगा उसमें फिजिंग इसमें ज्यादा होगी। और वहीं दूसरी जगह जो हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये वीक एसिड है, तो ये कम H+ आयन निकालेगा, कम H+ आयन निकालेगा तो रिएक्शन स्लो होगी, H2 धीरे धीरे निकलेगा, और जब H2 धीरे धीरे निकलेगा तो इसकी फिजिंग, मतलब जो इसकी प्रोसीजर, जो रिएक्शन की स्टेप है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो धीरे धीरे होगी, और इसी के कारण इसमें लेस फिजिंग होगी, और इसके अंदर फास्ट फिजिंग होगी, मतलब इसमें तेज फिजिंग होगी। समझ में आया।
मतलब ये ज्यादा विग्रसली हमारा चलेगा और ये कम विग्रसली चलेगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो 6 होता है। चलो ठीक है, ये 7 हुआ, ये 0 हुआ, ये 14 हुआ, ये मिल्क का पीएच कहीं 6 है, ये हमारा मिल्क है। कह रहे हैं कि तुम बताओ कि पीएच कैसे चेंज होगा जब वो दही में बदल जाएगा। मतलब वही मिल्क जब कर्ड बन जाएगा तो पीएच पे क्या असर पड़ेगा। अब हमें पता है जो कर्ड होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और हमें पता है जब कोई चीज एसिडिक, जितनी ज्यादा एसिडिक होगी उसकी पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। समझ में आया? तो ये जो मिल्क का पीएच 6 है, जब ये कर्ड में बदल जाएगा तो इसके पीएच की वैल्यू इस तरफ जाएगी। समझ में आया? मतलब इट्स वैल्यू ऑफ पीएच डिक्रीजेस इज डिक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो अब वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो जब एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो 6 से लेस हो जाएगी इसकी वैल्यू। इट्स वैल्यू ऑफ पीएच इज डिक्रीजेस। समझ में आया? फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक मिल्क मैन क्या होता है, उसको पता है कि दूध का पीएच 6 होता है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, उसको स्लाइटली एल्कलाइन बना देता है। क्या बना देता है? स्लाइटली एल्कलाइन। क्या करते हैं बेसिकली वो लोग, क्या करते हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं दूध वाले क्या करते हैं, क्यों उसके अंदर क्या करते हैं वो लोग, जैसे ये तुम्हारा पीएच स्केल है, यहाँ 7 न्यूट्रल है, यहाँ 0 है, यहाँ 14 है, और यहाँ तुम्हारा कहीं 6 है। ये है हमारा मिल्क का पीएच। अब दूध वाला क्या करेगा, इसके अंदर, इस मिल्क के अंदर क्या मिला देगा? बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक बेस होता है। क्या होता है? एक बेस होता है। तो जब वो बेकिंग सोडा मिला देगा तो उसको वो थोड़ा बेसिक कर देगा, तो जो ये वैल्यू है वो 6 से जाके 7 पॉइंट कुछ हो जाएगी। समझ लो 7.3 हो गई। ऐसा क्यों वो करता है? ताकि ये जो अब तो उसका मिल्क है वो बेसिक हो जाए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने के बाद वो उसका जो मिल्क है वो बेसिक हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी सी 6 से बढ़ के 7.3, 7.2 या मान लो 6.8 ही हो गई, तो भी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और ज्यादा बेसिक हो जाएगी। तो अब वो जब थोड़ी सी बेसिक हो जाएगी तो क्या होगा, तो अब जो ये जो मिल्क है धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अब वो मिल्क धीरे धीरे कर्ड बनेगा। समझ में आया? लेकिन वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा वो पहले इस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आया? इस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसके कारण कर्ड बनने से पहले जो ये लैक्टिक एसिड है वो इस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इससे क्या होगा, पहले वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर वापस से, मतलब ये जो 6 है उसमें हमने बेस मिलाया, मिल्क के अंदर बेस मिलाया, तो अब इसका पीएच 7.3 हो गया, सपोज 7.3 हो गया। अब जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो वो क्या करेगा, उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और इस 7.3 को धीरे 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 फिर वापस 6 पे ले आएगा। फिर उसके बाद ये 6 से कम होना शुरू करेगा, तब जाके ये कर्ड बनेगा। समझ में आया? इसीलिए वो लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ताकि जो हमारा दूध है वो जल्दी कर्ड ना बने, जल्दी उसका कर्ड फॉर्मेशन ना हो और जो दूध है हमारा फ्रेश रहे। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देते हैं, ताकि जो लैक्टिक एसिड, और इससे क्या होगा, इससे टाइम लगेगा, जो ये मिल्क है वो ज्यादा समय लेगा कर्ड बनने में। क्यों? क्योंकि पहले मिल्क को जो हमने बेस डाला है वो पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आया? फिर जाके वो एसिड बनेगा, मतलब फिर वो जाके कर्ड बनेगा। लैक्टिक एसिड, फिर उसमें उसकी लैक्टिक एसिड बढ़ेगी, फिर जाके वो जाके कर्ड बनेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है। रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है, इसका मतलब वो बेसिक होगा।
और जब बेसिक होगा तो उसका पीएच का वैल्यू 7 से 14 के बीच में होना चाहिए। तो 10, आंसर नंबर 10 सही है। बस तो बस आज के लिए इतना इस लेक्चर में, और हो सकता है इस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स आपको ना समझ में आए हैं, बट आप एक दो बार उसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, लेक्चर को देखिए, और क्या होता है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।